आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि कश्मीर से भागना आसान है, आना बड़ा मुश्किल है? तो हम भागे नहीं थे, हम निकले थे। तो जब वापस आने का सोचा कि अब वापस आना है, तो वो समा कितना मुश्किल था आपके लिए वापस आना? जिस तरीके से हमें यहाँ से निकलना पड़ा, वो देख के मुझे ऐसा लगता था कि एक वो डार्क सा वो मेरे माइंड में स्पॉट है, वो काला सा अंधेरा है। इस टाइम वो टाइम है कि हम सांस तो ले पाते हैं और आराम से खुल के घूम सकते हैं। वो जब मैं छोटा था तो मेरे सामने जब मैं घर देखता था तो मुझे ऐसा लगता था बहुत बड़ा घर है। वो सडनली वो सब निकल के और मैं एक टेंट में रह रहा हूँ और एक उसमें रह रहा हूँ, और वो तो तब का छोड़ दीजिए, अभी भी मेरा घर नहीं है। एक लाइन 90s के कश्मीर के लिए, एक लाइन प्रेजेंट के कश्मीर के लिए, और एक या दो लाइन आने वाले कश्मीर के लिए। तो आज कश्मीर की एक ऐसी कहानी, खासतौर पे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो जब भी आप इतिहास की किताब खोलते हैं तो दिल बड़ा दुखता है। जी हाँ, मैं 90s की बात कर रही हूँ। 1919 20 जनवरी कुछ ऐसा हुआ था कश्मीर में जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ के ही बाशिंदे, यहाँ के ही ज़मीन के रहने वाले अपनी ही ज़मीन छोड़कर उनको जाना पड़ा। तो आज मेरे साथ रोहित रैना जी हैं, जिनको शिवानंद जी के नाम से भी जाना जाता है। इनसे इस मुद्दे पे बात करना आज बड़ा ही मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि वक्त भी बदल गया, तारीखें भी बदल गई, लेकिन वो दर्दनाक वो जो पन्ना है वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में रहा। एंड आई वांट कि उस याद को जो है हम अपनी जनरेशन्स तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन्स तक पहुंचाएं। तो पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपके व्यूअर्स को। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आप ज्वाइन अप हुए। बहुत ही, जब भी सोशल एक्टिविज़म की बात होती है, मिनॉरिटीज़ की बात होती है, तो आप हमेशा दिखते हैं। कभी पर बन नहीं पाया मौका कि इनसे बात करूं, लेकिन खैर आज ही मौका बन पाया। एंड आई होप कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, दे विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट एंड आई वांट कि आप आखिर तक ज़रूर देखें। तो रोहित जी, जैसे आपके दो नामों से आपको जाना जाता है, शिवानंद एंड रोहित रैना। रोहित रैना नाम से मैं भी आपको जानती हूँ। तो क्या है ये दो नाम? क्या इन दोनों नामों की एक अलग अलग पहचान है? अगर अलग पहचान है तो वो आप आज हमें बताइए। देखिए, रोहित रैना जो नाम है वो मेरा ऑफिशियल नाम है जो माता पिता ने रखा है। तो ये तो जैसे हर किसी का नाम रहता है, बिल्कुल। इस नाम का रिलेवेंस देखा जाए तो लेगेसी है कश्मीरी पंडित्स की। जैसे रैना है, रैना पहले राजदान हुआ करते थे, तो दादाजी परदादाजी उनका राजदान सरनेम होता था। फिर हमारे दादाजी ने रैना किया और फिर उसी का जो आगे चला, तो मेरा नाम मेरे माता पिता ने रोहित रैना रखा। शिवानंद जो है वो आध्यात्मिक नाम है। ये जब कोई भी हिंदू दीक्षित हो जाता है तो उसका एक आध्यात्मिक नाम होता है। तो वो शिव और शक्ति, आनंद यानी शक्ति और शिव आनंद, मतलब ऐसा नाम दिया गया है। वो गुरु की ओर से होता है। तो इन दो नामों की बात करूं तो पहचान भी अलग है, और आजकल इस दुनिया में इन दोनों चीज़ों की मुझे लगता है ज़रूरत है। स्पिरिचुअली की बात मैं करूं, और जो भी हमारे वर्ल्डी अफेयर्स हैं, दोनों में आपको जो है बेहतर रहना, और इस चीज़ को आप बेहतर साबित कर रहे हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो ये भी पढ़ने को मिला, अगर मैं कंप्यूटर साइंसेस की बात करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं या रिसर्च की बात करूं, तो हर फील्ड में आप उमदा रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ से लेकर एक सोशल एक्टिविज़म में आपका सफ़र, मे बी इट्स अ ट्रांजिशन ऑफ मेनी ईयर्स। सो आई जस्ट वांट कि आप उस चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालें, वो ट्रांजिशन पीरियड ऑफ रोहित रैना। देखिए, जब हमने पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन मेरा कंप्यूटर साइंस में रहा है जी, इंजीनियरिंग की थी, वो महाराष्ट्र से ही हुई थी। तो उसके बाद फिर मेरा जो प्रोफेशनल ग्रोथ रहा वो आईटी सेक्टर में ही रहा। चूँकि हम 90s के बाद यहाँ से माइग्रेट हुए थे, तो एक चीज़ वो हमारा हमेशा ये रहता है कि जो भी कॉन्शियसली इवॉल्व होता है हमारी कम्युनिटी में, वो एक्टिविज़म की ओर जाता है। एटलीस्ट वो कुछ न कुछ करना चाहता है, कि क्योंकि कम्युनिटी उधर प्रताड़ित है। हमें पता है कि जम्मू में, दिल्ली में, अलग अलग जगह से बहुत स्ट्रगल किया 90s के बाद। तो जो भी कॉन्शियस माइंड है वो कोशिश करता है कि मैं कुछ कम्युनिटी को दूं, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो वो वही है, क्योंकि जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में था, एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आईटी सेक्टर में
जितना एक्सेल हो सकता था वो मैं किया, लेकिन साथ साथ में जब कम्युनिटी की ओर देखता था तो एक वो लगता था कि आई शुड पे बैक समथिंग, वो जो भी, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उसी दौर से मैं अपनी पिछले वाली जनरेशन जो आ रही है जनरेशन देख रहा था, तो बड़ा वो देख रहा था। तो वो दैट टर्न्ड इन माई सेल्फ टर्निंग फ्रॉम रिसर्च एंड IT एंड वो सब उधर से निकल के मूविंग टूवर्ड्स सोशल एक्टिविज्म। तो सोशल एक्टिविज्म भी मेजरली स्टार्ट जब हुआ तो वो हमारे ही खुद के जो कैंप है, क्या कहते हैं, जहाँ हम रह रहे थे, तो वहाँ मुझे लगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो अलग रास्ते पे थे, कुछ भटक रहे थे अपने रास्ते से। तो वहाँ पे जब मैं अपने घर आया तो मुझे लगा कि नहीं, I should do something. So that was the first key to turning from the corporate world to the social activism. That's great. वैसे जब भी कभी किसी कम्युनिटी ने कुछ सहा होता है तो उसको पे बैक करने का, जैसे आपने वो जज्बा अपने अंदर ही आता है, एंड दैट्स सो ट्रू। बड़े ही खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने इस चीज़ के बारे में बताया। रोहित जी, 9 साल के बाद वापस आना, इट्स अ वेरी लॉन्ग ईयर। अपनी ज़मीन, जिस ज़मीन में आप बड़े हुए, पैदा हुए, तो जब वापस आने का सोचा कि आप वापस आना है, तो वो समा कितना मुश्किल था आपके लिए वापस आना? देखिए, बहुत टफ डिसीजन था। ऑल्दो ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन मैंने जब लिया तो ये अपने पेरेंट्स को दे के लिया था। ओके। क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना बिजी था, तो वहाँ से जब मतलब मल्टीपल सिटीज़ में जॉब की है, मुंबई में, पूना में, अपने राजस्थान में, दिल्ली में, तो जब वहाँ से जम्मू आता था तो आने के बाद मैं उसी कैंप में आ जाता था। वो कैंप में जब मैं सिचुएशन देखता था अपने यहाँ की, तो हर जगह जिस भी घर से वो ये आवाज़ आती थी कि घर जाना है। ऑब्वियसली मेरे घर में भी वही रहता था, तो पिताजी को भी, माताजी को भी वो माइंड में हमेशा रहता था कि घर जाना है, घर देखना है। तो एनीहाउ बीच में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए, आई अप्लाई टू दिस जॉब भी लग गई, फिर भी मेरा मन नहीं था। ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता था, क्योंकि लिविंग इन मुंबई सिटी, पूना और दिल्ली में आके फिर यहाँ बारामूला में ऐसी लो टाउन सिटी में रहना स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, मैं एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें हुई, कुछ स्पिरिचुअल इंसिडेंट्स हुई, देन आई मेड माई माइंड, नहीं, यहाँ रहना है। और प्रॉब्लम्स है, मेरा टाउन है, बारामूला मेरा टाउन है, कश्मीर मेरी जगह है, यहाँ भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ भी काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऑल्दो स्टार्ट में बहुत टफ डिसीजन था, फिर मन सा लग गया। आज तो ऐसी सिचुएशन है कि कश्मीर छोड़ के कहीं भी एक सांस भी नहीं ले सकता मैं, यहाँ कश्मीर से बाहर निकल जाऊँ, बड़ा टफ हो जाता है। तो जैसे हमने 90s की बात की, इट वाज एक्चुअली अ टफ डिसीजन फॉर उन लोगों के लिए जिनको बहुत ही गलत इंसिडेंट्स जो भी कश्मीर में हुए। तो 90s का कश्मीर, आज का कश्मीर बहुत ही बदल चुका है, एंड आप इस धरती से 9 साल दूर रहे, आपने वो चीज़ें देखी हैं जो शायद हमने नहीं देखी हैं। तो एज अ विक्टिम ऑफ दैट थिंग, आपको क्या लगता है कि आज कश्मीर कितना बदल चुका है? देखिए, 90s के टाइम पे मुझे लगता है मैं कुछ 5-6 साल का था। तो उस टाइम का दौर अगर हम देखेंगे तो मैं तो छोटा था, मुझे इतना कुछ ध्यान भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेरी मेमोरीज़ में है, मेरी मेमोरी में अभी भी है। जिस तरीके से हम निकले, वो खौफ और वो जो दर्द है, और जिस तरीके से हमें यहाँ से निकलना पड़ा, वो देख के मुझे ऐसा लगता था कि एक वो डार्क सा वो मेरे माइंड में स्पॉट है, वो काला सा अंधेरा है मेरे उसमें। और आज की बात करें तो आज लगता है नहीं, आज सांस हम ले पाते हैं, ये है। तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था, अगर वो माहौल ही मैं कंपेयर करूं तो टुडे इट इज़ चेंज्ड अ लॉट। ऑल्दो अभी भी कुछ इंसिडेंट, ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट्स हमारे लिए भी आ जाते हैं कि आपने देखा 2 साल पहले भी टारगेट किलिंग्स हो गई, तो लेकिन एटलीस्ट इस टाइम वो टाइम है कि हम सांस तो ले पाते हैं और आराम से खुल के घूम सकते हैं। जी, वो तो वक्त तो बदलता है, और हम भी चाहते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितने भी कम्युनिटी इश्यूज़ थे, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो बदल रही हैं, और वो दिखता भी है। अब वो सच में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हिंदुस्तान को कहा जाता है, और कश्मीर को भी वैसा ही कहा जाता है, और इस चीज़ की तरफ
जो है हर कोई इस वक्त बढ़ावा दे रहा है, वेदर ही और शी इज़ अ पंडित, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन। तो आपकी जो ज़िंदगी है, जब भी मैंने आपके बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ही इंस्पायर्ड है फ्रॉम हिज टीचिंग्स। ऑफ कोर्स कुछ कहना नहीं है उनका, बट किसी इंसान को अपना आइडल चुनना आप तभी चुनते हैं जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो कुछ आप उससे रिलेटेड हमारे यंगस्टर्स को क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज ही इज़ योर आइडल और आपने अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बदली तो उनको देख के बदली, तो उनके बारे में कुछ। देखिए, स्वामी जी जो हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। आज 12th का जो है, तो उस उपलक्ष्य में वो तो मन में रहेंगे हमेशा ही। वो अच्छा हुआ आज हम यहाँ आए और आपने स्वामी जी की भी बात उठाई। जब मैं पहले मैं आपको कहूँ, जब हम 90s के बाद यहाँ से निकले, तो जिस सिचुएशन में हमने स्ट्रगल किया, बचपन से ही मैं उस मतलब आई वॉज वेरी, वो ना डिफरेंट माइंडसेट से मेरा था। तो ये भगवान और मंदिर और ये सब मैं किसी पे भरोसा नहीं करता था। ये बचपन से ही था कि माताजी बोलती थी ज़बरदस्ती करके, हाँ, काइंड ऑफ एथीस्ट आप कह सकते हैं, नास्तिक हमारे इसमें कहते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन जब हुई उस टाइम भी लगभग ऑलमोस्ट वैसे था। ग्रेजुएशन के बाद मुंबई में एक प्रोग्राम था स्वामी विवेकानंद जी का, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का था। वहाँ एक सडनली मैं देखा, तो एक बुक थी उनकी, कर्मयोग। तो मैंने सोचा चलो ये अपने थोड़े लाइन की लगती है, कर्म यानी एक्शन, लेट अस रीड दैट। दैट एक्चुअली टर्न्ड फ्रॉम मी माई सेल्फ। यही, जब आप, जैसे आपने कहा कि आप नास्तिक थे, लेकिन किसी इंसान की एक बात भी कभी आपके दिल और दिमाग पे ऐसे छाप जाती है ना, जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने उस चीज़ का जो है सामना किया है। तो वापस हम अपनी बात पर आते हैं। हमने 90s की बात की। यहाँ से जब भी हम इंसिडेंट्स की बात करते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स हैं मेरे दिमाग में। टीकालाल टपलू जी, प्रेम कांत गंजू जी की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जो आज भी इंसान जब पढ़ता है ना, दिल बहुत दुखी होता है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज यू वर इन दैट थिंग, आपने वो चीज़ें देखी हुई हैं, आपके बुज़ुर्गों ने वो चीज़ें देखी हुई हैं, कि अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ, पंडित कम्युनिटी की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड किया जाता है। और शायद वो जो गैप है वो इतना बड़ा है भी नहीं जितना बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत समय से अब कश्मीर में रह रहे हैं, बचपन आपका कश्मीर में गुजरा है, तो ऐसी कोई भी मिसाल जो को एग्जिस्टेंस की आप देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देश और दुनिया भी इस चीज़ को मैं चाहती हूँ कि सुने, अबाउट द को एग्जिस्टेंस दैट बिलोंग्स टू द लैंड, कश्मीर की धरती से वो जो को एग्जिस्टेंस है, कश्मीरी पंडित, मुस्लिम्स, सरदार, हिंदू, उन सब की मैं चाहती हूँ कि आप कोई मिसाल अपने बचपन, अपने जब जवानी थी या अभी के इसमें से देना चाहेंगे। देखिए, जो 90s का टाइम है, मैं तो उस टाइम छोटा था, मैंने कहा, लेकिन 90s के बाद से जो एजुकेशन का वो सब का टाइम, करीब 15-20 साल जब मैं बाहर रहा, 20-25 साल के आसपास, वो एकदम स्ट्रगलिंग है। वो इतना स्ट्रगलिंग है कि मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं मेरे घर के सामने, मेरे घर में, मेरे घर के सामने मेरे दोस्त की दादी थी। तो जब हम जॉब में चले गए, ग्रेजुएट करते गए, तो वो बूढ़ी हो गई, तो उनके माइंड में वो मतलब उनकी मेमोरी भी लॉस होने लग गई। तो जब भी वो घर में रहती थी अकेली, तो वो अचानक से बाहर निकल जाती थी और फिर वो कश्मीरी में कहीं अपने गान, जिसको हम जहाँ गाय रखते थे, वहाँ ढूंढती थी कि मेरी गाय कहाँ गई, मेरा वुज़ कहाँ गया। तो वो सब हमने जो सामने देखा है। उसके अलावा भी बहुत, मतलब जो वो पूरी लाइफ रही है, हम उसको एक फ्रेम में कभी डिफाइन नहीं कर सकते। वो स्ट्रगल देख के, वो मन में देख के, यहाँ कश्मीर भी इतना जल रहा था, तो हमें पता नहीं था हम वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आने का भी इंसिडेंट मेरे लिए इट वॉज ए शॉक। तो वो स्ट्रगल और यहाँ से निकलना, मैं ऑनेस्टली कहूँ, मन में बहुत ऐसा, मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी होता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अगर हुआ तो इन्होंने रोका क्यों नहीं, अगर पड़ोसी है तो रोकने चाहिए थे। बड़ा मन में वो लगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद काफ़ी चीज़ें देखी, माहौल देखा,
उस टाइम आज से 9 साल पहले भी देखा जाए तो मैं 9 साल पहले आया तो यहाँ वो पत्थरबाजी भी हो रही थी। तो मैं देख रहा था कि यहाँ के लोग तो अपने उसमें वो है, ये हमें कब पूछेंगे, तो हम या तो हमें खुद आना पड़ेगा, नहीं तो क्या कहते हैं पता नहीं हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन एनी हाउ मैंने डिसीजन लिया और हम यहाँ आ गए। यहाँ आते आते बहुत सारी चीज़ें, जब ऑफिस में जाते हैं एक साथ बात करते हैं, कभी कभी कोई हमसे नाराज़ होता है, हम किसी से नाराज़ होते हैं, तो वो लगता है कि कहीं इम्बैलेंस है। लेकिन कुछ जैसे आपने इंसिडेंट की बात की कि हम जब यहाँ से श्री कृष्ण की झांकी निकालते हैं, मान लीजिए हम पहले वीरवन में रहते थे, वहाँ से निकालते थे, ये यहाँ से निकलते हैं। जब वो झांकी निकलती है तो हम यहाँ से 300-400 लोग तो निकलते हैं, लेकिन साथ में जब रास्ते में चलते 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 आगे तो वहाँ सब मुस्लिम सरदार ये सब लोग इकट्ठे होके रघुनाथ मंदिर के पास आ जाते हैं। यहाँ के लोग भी, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी, बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं, वो भी आ जाते हैं। ये जो बारामूला का व्यापार मंडल है वो फिर इंतज़ाम करते हैं वहाँ पे। तो वो उस पॉइंट पे फिर मन में वो जो चीज़ है वो रहता ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि ये श्री कृष्ण झांकी जो है वो मेरी नहीं है, वो हम सबकी है। तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है और ऐसी उम्मीद जगाता है कि हम साथ में रह सकते हैं। यही मिसाल एक्चुअली मैं चाहती थी कि मैं इनसे सुन पाऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कश्मीर में हुई, कश्मीर के युवाओं को भी गलत रास्ते पे ले जाया गया, बहुत ही सपने दिखाए गए जो शायद कभी पूरी हो भी नहीं पाए, ना होंगे कभी भी। मिलिटेंसी का दौर रहा। अपने में किसी भी कम्युनिटी की बात करूं, चाहे वो मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सबने बहुत ज़्यादा खोया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ग्रुप ने जो है कुछ ज़्यादा ही खो दिया। लेकिन इन होल पूरे कश्मीर ने अपना अमन और चैन खोया। लेकिन आजकल की बात करती हूँ, जैसे आपने मंदिर की बात की, जितने भी इवन प्रोग्राम्स होते हैं, रघुनाथ मंदिर की बात करूँ, जो बारामूला की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कभी लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन फिर जब इतिहास में जाते हैं तो फिर सोचते हैं हाँ ऐसा भी एक दिन था, कश्मीर ने ऐसा काला दिन भी देखा हुआ था, जब यहाँ से लाखों की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं उनको जाना पड़ा अपना घर अपना बार छोड़ के, और फिर जो है वापस आए, शायद उसी डर से कि वापस ना कहीं जाना पड़े। लेकिन हम सिर्फ होप कर सकते हैं और चाहते हैं कि वो जो अमन और शांति अभी बनी हुई है ये हमेशा बनी रहे। तो रोहित जी, जैसे आना आपके लिए है ना मुश्किल था, तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि कश्मीर से भागना आसान है, आना बड़ा मुश्किल है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक इसमें चेंज करना चाहता हूँ। हम भागे नहीं थे, हम निकले थे। तो एक वर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि मेरा घर है, मेरी खेती है, मेरा पूरा परिवार है, हमारे पूरे ख़ानदान है, एक सोशल लाइफ है। ये सब छोड़ के निकल के टेंट में रहना, और वहाँ काफ़ी बार ऐसी हुई हैं कि मैं आपको क्या कहूँ कि कभी कभी वो दौर याद करता हूँ तो मेरे खुद की रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने कैसे सहा। बहुत बार आंधी आती थी, टेंट उड़ जाता था, और वो जो धूल है वो चावल में गिर जाती थी। वो काफ़ी बार हमने वो वैसा ही खाया है, क्योंकि खाना भी नहीं होता था, रोज़गार भी नहीं था। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि हमारे परिवार ने बड़ा वो किया कि एवरी टाइम वो कंसंट्रेट करते थे कि आपको शिक्षण कर लेना है। तो वो शिक्षा भी हमने कैसे ली, वो हमारे माता पिता ने कैसे स्ट्रगल किया। हम लोग इकट्ठे भाई बहन टेंट से 2-3 साल रहे, टेंट से निकल के एक रूम में रहे। तब आपके दिमाग में क्या आता था जब बहुत गुस्सा था? टेंट में आप पढ़ाई करते थे तो क्या कुछ भाई बहन आपस में बात किया करते थे? मतलब शिकवा तो था बहुत, ऊपर वाले से भी था, खुद से भी था, लेकिन क्या उस टाइम दिमाग में आपके हुआ? देखिए, वो वैसा ही लगता था। वो जो उस टाइम की जो पीड़ा है वो आज भी सच में दिल में है कि मेरे दादाजी का 4 मंजिला मकान था, हमारा घर बन रहा था, करीब 2-3 मंजिला हम भी बना रहे थे। तो क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही थी तो दादाजी ने फिर कहा था एक और घर बनाएंगे, तो वो बन ही रहा था। वो जब मैं छोटा था तो मेरे सामने जब मैं घर देखता था तो मुझे ऐसा लगता था बहुत बड़ा घर है। वो सडनली वो सब निकल गए और मैं एक टेंट में रह रहा हूँ और एक उसमें रह रहा हूँ। और वो तो तब का छोड़ दीजिए, अभी भी
अभी भी मेरा घर नहीं है। अभी भी अगर मैं कश्मीर भी वापस आया हूं, आई एम स्टिल बीइंग कॉल्ड माइग्रेंट। ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि मतलब अपने ही घर में, अपने ही इसमें मैं माइग्रेंट हूं। आई एम नॉट एबल टू गो टू माई होम, मैं घर बनाऊं या चलो वहां तो आप जा नहीं सकते, वहां डिस्प्यूट्स है, काफी जगह प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स है, तो यहां मैं घर लूं। ये उस टाइम भी मन में आता था बचपन में कि मेरा घर नहीं है, और आज भी वो पीड़ा अभी भी मेरे मन में है कि मेरा घर नहीं है। और ये खाली मेरे मन में नहीं, ये हर कश्मीरी हिंदू, मुझे लगता है जो सिख यहाँ से पलायन करके गए और जो भी कम्युनिटी यहाँ से उस टाइम पे पलायन करके गई, उनके मन में ये पीड़ा है कि मेरा घर नहीं है। देखिए, हमने जम्मू में मकान बनाए, हमने बहुत लोग दिल्ली में भी सेटल हो गए, बहुत लोग बाहर मुंबई अलग अलग जगह पे सेटल हुए, लेकिन ये एक मैं दावे से बात कह सकता हूँ कि इवन दो अगर वहाँ अच्छा घर भी है, अच्छा वो है, वो मकान नहीं है। वो तो है। वैसे अपनी ज़मीन की बात करूँ कि चाहे आपका एक कमरा ही क्यों ना हो, कच्चा हो, पक्का हो, कुछ भी हो, एक टेंट क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने हाथ से बनाया हो, अपनी मेहनत खून पसीने से बनाया हो, उसके बिना कहीं और सुकून नहीं मिलता। तो रोहित जी, बहुत ही खूब लगा आपसे बात करके। आखिर में मैं सिर्फ जानना चाहूँगी आपसे, एक एक सेंटेंस में या एक एक लाइन में, वर्ड में मैं चाहती हूँ कि आप कहिए कि एक लाइन 90s के कश्मीर के लिए, एक लाइन प्रेजेंट के कश्मीर के लिए, और एक या दो लाइन आने वाले कश्मीर के लिए। कैसे बयान करेंगे आप? देखिए, 90s का कश्मीर जब मैं कहूँ तो मैं सिर्फ एक लाइन में उसको बयान कर सकता हूँ कि वो एक काला धब्बा है कश्मीर के लिए और कश्मीरियत के लिए। आज के कश्मीर की मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ प्रोग्रेसिंग, और फ्यूचर की कश्मीर की बात कहूँ तो मुझे उम्मीद है, मुझे महादेव पे उम्मीद है, मुझे शक्ति पे उम्मीद है, मुझे माँ शारदा पे से उम्मीद है कि ये फिर से स्वर्ग कहलाएगा। कश्मीर जो है हमारा फिर से वैसा स्वर्ग कहलाएगा। बिल्कुल, एक ही वर्ड में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इन चीज़ों को बयान किया। बजाय और भी मन में बड़े सवाल हैं, बड़ी दिल करता है कि कहानियाँ सुनूं, लेकिन मैं ज़्यादा भी लंबा नहीं खींचना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी हमने बातें की हैं, आप हर घर में सुनाइए, फ्रॉम एवरी कम्युनिटी। अगर आप कश्मीर से हैं, कश्मीर से बाहर से देख रहे हैं, इस देश से या विदेश से देख रहे हैं, इन कहानी, दीज आर द रॉ स्टोरीज़ जो अभी भी कश्मीर में और हमेशा रहेंगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि उन तक मैं आपको पहुँचा पाऊँ। तो रोहित जी, पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत अपना वक्त देने के लिए। अपने वो जो बहुत सालों के आपने कहीं ना कहीं दबा के रखी हुई हैं अपनी पीड़ाएं, कुछ हमें बताई होंगी, कुछ अंदर होंगी, उसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, वापस आपको एक और आवाज़, नई आवाज़ के साथ मिलूंगी। तब तक आप देखते रहिए आवाज़-ए-दिल।